Edusalis Education with Peace of Mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. So friends, ये वीडियो है करंट अफेयर्स का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इसमें 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं और साथ में इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रखा गया है। ये जो पूरा वीडियो डिजाइन किया है वो MCQ फॉर्मेट में किया है जिससे आपको समझने में और आसानी हो। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल EduSolace। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो है व्हाट इज 1 जुलाई ऑब्जर्व्ड एज। 1 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये डेज एंड इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे यानी माल और सेवा कर दिवस, इनकम टैक्स डे यानी आयकर दिवस, एक्साइज ड्यूटी टैक्स यानी उत्पाद शुल्क दिवस, या कस्टम ड्यूटी डे कस्टम शुल्क दिवस। तो इसका सही आंसर है GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन और भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। हम आपको बता देते हैं GST सबसे पहले इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो गवर्नमेंट का विजन था 1 नेशन 1 टैक्स, इसलिए GST लाया गया। तो इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, उन सबको क्लब कर दिया और एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा GST। तो 1 जुलाई को हम लोग किस लिए ऑब्जर्व करते हैं, GST के लिए मनाया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिलीज फैमिली कार्ड। कौन सी राज्य सरकार फैमिली कार्ड जारी करने जा रही है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शंस है इसमें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो फैमिली कार्ड क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेंगी कि कहां पर ऐसे फैमिलीज है, ऐसे घर है जहां पर कोई भी रोजगार का साधन है ही नहीं, जहां पर किसी के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो फिर फैमिली कार्ड इशू किए जाएंगे और ऐसे घर जहां पर कोई भी ब्रेड अर्नर नहीं है वहां पर एक मेंबर को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम हो सकेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, तो फैमिली कार्ड्स, और फैमिली कार्ड्स कौन से स्टेट ने लॉन्च किया वो भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। ऑप्शंस है देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे। तो इसका राइट आंसर है एकनाथ शिंदे। तो फ्रेंड्स आपको पता है महाराष्ट्र में बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया और साथ ही एकनाथ शिंदे अब न्यू चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के। ही हैज बिकम द 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और साथ में देवेंद्र फडणवीस जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द मोबाइल ऐप डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जिंग स्टेशन इन बेंगलुरु। तो कौन से नया ऐप लॉन्च हुआ, इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो बेंगलुरु में चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं। ऑप्शन है आपके पास A ईवी मित्र, B ईवी सहेली, C ईवी साथी या D ईवी दोस्त। एक जैसे नाम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, लेकिन हमें सही आंसर इसका पता होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज ईवी मित्र। तो ईवी मित्र बेंगलुरु में नया ऐप डेवलप हुआ है जिसमें कि बेंगलुरु में कहाँ का इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन है उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। ये किसने बनाया है, तो ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम। उन्होंने पहले एक वेब पोर्टल भी बनाया था जिसका नाम रखा है ईवी जागृति। तो ये नीति आयोग और साथ में यूके के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये एक वेब पोर्टल बनाया गया था।
तो जिससे कि स्टेट में और प्रमोट कर सके और अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सके रिगार्डिंग यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें, जिससे कि जो भी पॉल्यूशन लेवल है वो कंट्री का कम हो सके। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, नाम है आपका ईवी मित्र और कहां पे डेवलप हुआ है, बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ क्रिसिल रिगार्डिंग इंडिया जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के संबंध में क्रिसिल का अनुमान क्या है। तो उन्होंने जो एस्टिमेट किया है रिगार्डिंग इंडिया जीडीपी वो है 7.3%। पहले इनका एस्टिमेशन था 7.8%, अब ये घटाकर उन्होंने 7.3% कर दिया है। जैसे आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइस है यानी ऑयल प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। साथ में बाकी देशों से एक्सपोर्ट डिमांड हमारी घट गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हीट वेव्स के कारण बहुत सारी फसल फूड ग्रेन्स खराब हो गए हैं जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या एस्टिमेट किया है 7.3%। साथ में इन्फ्लेशन पूछा जाए तो वो उन्होंने एस्टिमेट किया है 6.8%, जो पहले किया था 5.5%। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गए हो गया है 3% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो पहले था 1.2%। जैसे मैंने कहा एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो गई है और साथ में ऑयल प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट बिल हमारा ज्यादा हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, बी नामा सुल्तान, सी नफ्ताली बेनेट या डी याइर लैपिड। तो इसका करेक्ट आंसर है याइर लैपिड। याइर लैपिड साथ में पहले प्राइम मिनिस्टर है जिसने किसी विमेन को अपॉइंट किया है अपने हेड के रूप में, हेड ऑफ द ऑफिस के रूप में, जिनका नाम है नामा सुल्तान, जो मैंने ऑप्शन बी दिया था। सो शी हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये पहली विमेन है जो कि इस पोस्ट पे अपॉइंट की गई है। और इसके साथ ही जो नफ्ताली बेनेट है वो एज एन ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के रूप में काम कर रहे हैं। तो याइर लैपिड के पहले नफ्ताली बेनेट ही थे प्राइम मिनिस्टर, जो अब ऑल्टरनेटिव पीएम बन गए हैं, और उनके पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। ठीक है, आपको इतनी पूरी सीरीज जानने की नहीं जरूरत है, करंट पीएम का नाम याद रखिए, वो है याइर लैपिड। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन यूएस सुप्रीम कोर्ट। यूएस सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। ऑप्शन है स्टीफन ब्रेयर, केतन ब्राउन जैक्सन, एमी कोने बैरेट या एलेना कैगेनो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है केतन ब्राउन जैक्सन, और वो यूएस सुप्रीम कोर्ट की साथ ही 6th वुमेन जज भी बन गई है। तो ये पहली अश्वेत महिला है जो कि यूएस में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपको न्यूज वगैरह पसंद आ रही है इसके करंट अफेयर्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री सब्सक्रिप्शन होता है बट हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। India has got $1.75 billion loan for आयुष भारत स्कीम एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इंटरनेशनल बॉडी। यानी भारत को आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश के लिए किस अंतरराष्ट्रीय निकास से $1.75 बिलियन का ऋण मिला है। ऑप्शन है ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी ब्रिक्स, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक या डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो जो $1.75 बिलियन लोन मिला है इसमें $1 बिलियन लोन पूरा जो आयुष्मान भारत की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको सही करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए यूज होगा, और साथ में 750 मिलियन लोन यूज होगा जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, साथ में ये कुछ जानकारी आप देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो वो वॉशिंगटन डीसी में है, और जो अभी करंट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। ठीक है, तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, अप टू व्हाट अमाउंट इंडियंस कुड फ्रीली रिसीव मनी फ्रॉम फॉरेन रिलेटिव्स विदाउट इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज। यानी अधिकारियों को सूचित किए बिना भारतीय कितनी राशि तक विदेशी रिश्तेदारों से स्वतंत्र रूप से धन प्राप्त कर सकते हैं।
ऑप्शंस है ए 8 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख या डी 12 लाख। तो करेक्ट आंसर है 10 लाख। यानी आप 10 लाख तक अपने जो भी अब्रॉड में रिश्तेदार बैठे हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, वो इंडिया में 10 लाख रुपीस तक भेज सकते हैं और उसके लिए हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसकी कोई भी सूचना, प्रायर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट पहले 1 लाख थी जो अब बढ़ा के 10 लाख कर दी है। साथ में अगर ये 10 लाख की लिमिट एक्सीड होती है तो आपको 90 डेज यानी 3 मंथ्स मिलेंगे आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिसका टाइम पीरियड पहले था 1 मंथ, यानी 30 डेज से बढ़ाकर 1 मंथ से बढ़ाकर 3 मंथ यानी 90 डेज एक तो टाइम पीरियड कर दिया है। साथ में जो लिमिट है जो विदाउट इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी आप भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, वो हो गई है 1 लाख से 10 लाख। तो उसके लिए कौन सा एक्ट अमेंड किया है वो भी पूछ सकते हैं। सो सेंटर हैज अमेंडेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया वीक विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। डिजिटल इंडिया वीक किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शंस है पुणे महाराष्ट्र, बी गांधीनगर गुजरात, सी सूरत गुजरात या डी बंगलुरु कर्नाटका। तो सही ऑप्शन है इसका, सही आंसर है गांधीनगर गुजरात। तो डिजिटल इंडिया वीक ये लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कि और जो भी डिजिटल इंडिया को और डिजिटलाइज करने के लिए जो स्टेप्स है, ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसमें अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ में देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें लॉन्च किया है। एक तो किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी विच इज एन एक्सेस ऑफ डिजिटल सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं उसको इंडियन लैंग्वेजेस में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप देख सकते हो। दूसरा है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ये भी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है विच इज अ नेशनल टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। तो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को इसमें मेनली फोकस किया जाएगा। तो जो भी इनोवेटिव स्टार्टअप है उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। फिर इंडिया स्टैक .ग्लोबल, ये क्या है? ये है ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ की प्रोजेक्ट्स। तो जो भी गवर्नमेंट के अभी तक डिजिटल प्रोजेक्ट्स रहे हैं जैसे कि आपका कोविन हो गया, यूपीआई बेस्ड हो गया, डिजी लॉकर हो गया, वो सब इसमें साथ में रहेगा। माई स्कीम, इट इज अ सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। तो जो भी गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स आती है उसके बारे में जानकारी आपको माई स्कीम पोर्टल पे मिल जाएगी। साथ में आप देख सकते हो आप किस स्कीम के अंडर किसी इंसेंटिव पाने के एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो वो भी इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर है मेरी पहचान विच इज अ नेशनल सिंगल साइन ऑन। मेरी पहचान में क्या है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स एक बार इसमें लॉगिन कर दोगे, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो आप डिफरेंट स्कीम्स के लिए भी सारे पोर्टल्स में अब आपको अलग अलग अपने क्रेडेंशियल्स नहीं डालने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट C2S प्रोग्राम। C2S है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम है। तो इसमें डिफरेंट स्टार्टअप है उनको बूस्ट दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट चाह रही है जो भी सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, वो इंडिया में हो सके। तो इंडिया में भी सेमीकंडक्टर चिप्स जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया इसमें बन सके। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन एन ओवर इन अ टेस्ट क्रिकेट मैच। यानी किस भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाकर इतिहास रच दिया? तो पहला ऑप्शन है ऋषभ पंत, दूसरा रविंद्र जडेजा, तीसरा जसप्रीत बुमराह और चौथा शिखर धवन। तो इसका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में एक ओवर में 29 रन बना दिए और साथ में उन्होंने ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जो पहले था इसका रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के बैट्समैन यानी ब्रायन लारा के नाम पे था, जिन्होंने 28 रन बनाए थे मैक्सिमम एक ओवर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ओनरशिप हैज बीन हैंडेड ओवर टू विच ग्रुप। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का स्वामित्व किस समूह को सौंपा गया है? ऑप्शंस है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा ग्रुप, सी अदानी ग्रुप या डी आदित्य बिरला ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ने अभी इसके पहले गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया था, वो एक सक्सेसफुल
रहा था वो भी टाटा ग्रुप ने ही लिया था, और साथ में नीलांचल इस्पात है ये भी टाटा ग्रुप ने ही लिया है। तो ओनरशिप किसको मिली है? टाटा ग्रुप की ही फर्म है TSLP, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, Greenco has signed an agreement with which institute to set up India's first school of sustainable science and technology? ये मेमोरेंडम एंड अग्रीमेंट्स बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रीनको ने भारत का पहला सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है A IIT दिल्ली, B IIT मुंबई, C IIT हैदराबाद या D IIT कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT हैदराबाद। ठीक है, तो ग्रीनको ने IIT हैदराबाद के साथ MOU साइन किया है। वो एक स्कूल बना रही है जिसका नाम रख रहे हैं स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू क्लाइमेट सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन एरियाज में नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच बॉडी? बैंक बोर्ड ब्यूरो को किस निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, बी फाइनेंशियल बोर्ड ब्यूरो, सी फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड या डी फाइनेंशियल बैंक ब्यूरो। आपको ना करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए। आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें ऑप्शंस बनाए हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऑप्शंस बनाए जाते हैं एग्जाम में भी, इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन एकदम इसका पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इसका फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। एक्चुअली बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी टॉप अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट करती है। तो उसको रिवैम्प करके गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बना दिया है, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है उनके भी जो टॉप अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो उनके डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर्स है, उसका भी अपॉइंटमेंट किया जा सके। ओके, सो इसके चेयरमैन के रूप में किसको इलेक्ट किया है? तो भानु प्रताप शर्मा, ये 2 इयर्स के लिए इसके चेयरमैन रहेंगे। एंड नाउ FSIB विल नाउ इलेक्ट चीफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। जैसे मैंने कहा BBB सिर्फ बैंक्स के लिए थी, तो अब FSIB में जो टॉप अपॉइंटमेंट्स बैंक्स और साथ में इंश्योरेंस कंपनीज दोनों के लिए किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम? ये अगेन गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो नारी को नमन स्कीम में क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो भी वहां की लेडीज हैं स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की, उनके लिए जो फेयर रहेगा वो आधा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको 50% ही फेयर भरना पड़ेगा, और साथ में वहां पे गवर्नमेंट ने जो बस फेयर है उसके भी प्राइस घटा के 7 रुपए से 5 रुपए कर दिए हैं, जिससे कि बूस्ट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे कि स्टेट में कम से कम ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और कम से कम पॉल्यूशन लेवल हो। ठीक है, तो ये है नारी को नमन स्कीम, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज रैंक नंबर 1 इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा राज्य नंबर 1 पे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उड़ीसा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसमें उड़ीसा नंबर 1 पर है। ये बेस्ड है कि किस तरीके से जो भी वहां की TPDS है यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो किस तरीके से काम कर रही है, प्रॉपरली फूड ग्रेन्स नेशनल रेट पे दिए जा रहे हैं, तो प्रॉपरली लोगों के पुअर पीपल तक, टारगेटेड पुअर पीपल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट अराउंड 5 kg फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पे, यानी आप कह लीजिए बहुत ही कम रेट पे, अराउंड 1 to 3 रुपीज पर केजी पे पुअर लोगों को प्रोवाइड करती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट रहा? उड़ीसा। सेकेंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम रहा 3rd नंबर पे। ठीक है,
और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में त्रिपुरा ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। ओके, नेक्स्ट है नेम द इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी, यानी भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का नाम बताए। ए शियान, बी तिहान, सी याहान या डी किहान। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी विच इज तिहान। तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये क्या है तिहान? जैसे कि ये एक तरीके से क्या टेस्ट बेड प्रोवाइड करेगा, यानी आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कैसे ऑटोमोटिव जो व्हीकल्स होती है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स होती है, अनमैन्ड ड्राइवरलेस जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है वाली जो व्हीकल्स है उसकी टेस्टिंग की जा सकेगी, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स निकाली जा सकेगी, जिससे कि इस एरिया में मोबिलिटी सेक्टर में और अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिया कर सकेगा। ठीक है, Now, who has been honored with आयुर्वेदा रत्न अवार्ड by UK पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए स्वामी संदेश, ऑप्शन बी हरिहर देव, ऑप्शन सी तनुजा नेसारी या ऑप्शन डी सीमा चंदानी। तो आपसे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तनुजा नेसारी। तो तनुजा नेसारी जी को अपने काम के लिए आयुर्वेद को और प्रमोट करने के लिए इंडिया और अब्रॉड में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेंटली शी इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ओके, नेक्स्ट, हु हैज अज्यूम्ड द रोल ऑफ G20 शेरपा फॉर द कंट्री, देश के लिए G20 शेरपा की भूमिका किसने ग्रहण की है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर या ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ कांत। एक्चुअली G20 मीटिंग जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में होने वाली है इन 2023 और 22 में दिसंबर 22 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा। तो G20 शेरपा मतलब कौन होता है? शेरपा वो होता है जो कि अब कंट्री में डिफरेंट सिटीज में इसकी जो भी मीटिंग्स रहेगी वो उसको हेड करेगा, वो उसमें जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा मुख्य रूप से। तो पहले इसका G20 शेरपा पीयूष गोयल को बनाया गया था, जो कि अब हटाकर अमिताभ कांत जी को कर दिया है, क्योंकि पीयूष गोयल जी का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली आप जानते हो वो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी है, साथ में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, साथ में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स भी है। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड के चलते पीयूष गोयल जी की जगह अब अमिताभ कांत जी को G20 शेरपा के रूप में बनाया गया है। और ये पूछा जाएगा G20 मीटिंग इंडिया में होने वाली है कब? नेक्स्ट ईयर यानी 23 में, जिसके लिए 22 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी लेगी। ओके, नेक्स्ट, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय CBSE फॉर एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज, परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए CBSE द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए। ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी दोस्त फॉर लाइफ, ऑप्शन सी परीक्षा संगम या ऑप्शन डी eCBSE। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी परीक्षा संगम। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो परीक्षा संगम इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्या है? ये पोर्टल है जिसमें स्कूल की जो भी एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज रहेगी, रीजनल ऑफिस की जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी उनके प्रोसेस रहते हैं और जो भी हेडक्वार्टर्स के जो भी प्रोसेस रहते हैं रिलेटेड टू एग्जाम, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इस पोर्टल में, जिसका नाम रखा है परीक्षा संगम। तो अब किसी बच्चे को अपना बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट देखना है तो वो इस पोर्टल में देख सकता है। साथ में किसी को आंसर शीट देखनी है तो वो इसमें रिक्वेस्ट दे सकता है। आंसर शीट रीवैल्यूएशन के लिए भी इसी पोर्टल में अब रिक्वेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा संगम। So it is the integration of all the exam related process done by schools, regional office and head office। तो तीनों लोग के जो भी एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं वो सब इंटीग्रेट होकर इस पोर्टल में अब होंगे। CBSE का चेयरपर्सन कौन है? देख लीजिए, निधि छिब्बर। ओके, नेक्स्ट, स्मृति ईरानी हैज गॉट अ चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री इन एडिशन टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय के अलावा किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा मंत्रालय,
ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कि ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो स्मृति ईरानी जी अभी जैसे आप जानते हो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो इसके साथ उनका पोर्टफोलियो बढ़ गया है, अब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी मिल गया है। एक्चुअली जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है मुख्तार अब्बास नवासी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। साथ में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का पोर्टफोलियो मिल गया है, क्योंकि जो मिनिस्टर ऑफ स्टील है राम प्रसाद सिंह जी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, नेम द बुक रिटन बाय प्रार्थना बत्रा रिलीज्ड रिसेंटली। हाल ही में जारी प्रार्थना बत्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो कोई भी न्यू बुक्स रिलीज होती है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ऑप्शन ए गेटिंग द ब्रेड, द जेन जेड वे टू सक्सेस, ऑप्शन बी द टीचर आई नेवर मेट, ऑप्शन सी द गर्ल हु ड्रैंक द मून, या ऑप्शन डी द एस्पिरेंट। तो प्रार्थना बत्रा जी ने बुक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग द ब्रेड यानी जेन जेड वे टू सक्सेस। इस बुक में उन्होंने बताया है, ये बुक एक्चुअली टारगेट की है यंगस्टर्स को कि कैसे आप अपना जो भी गोल है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे अटेन कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर टच टू ह्यूमैनिटी। साथ में वो लज्जा डायरीज की को फाउंडर है। लज्जा डायरीज एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वर्क करता है टुवर्ड्स फेमिनिज्म, और साथ में जो भी विमेन रिलेटेड उसमें कोई भी स्टोरीज वगैरह होती है वो पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए फेमिनिज्म रिलेटेड ये वर्क करता है लज्जा डायरीज, उसी की फाउंडर है प्रार्थना, उन्होंने बुक लिखी है गेटिंग द ब्रेड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, Which country's former Prime Minister Shinzo Abe was assassinated on 8 जुलाई 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जापान। तो पीएम शिंजो एबे वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। वो सबसे पहले 2006 में जापान के पीएम बने, फिर उन्होंने 2012 से 20 तक के लिए जापान की पीएम की सीट संभाली, और इसके साथ ही वो बन गए वहां के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए उन्होंने एक इकोनॉमी रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम रखा था एबेनॉमिक्स। मैंने इसके ऊपर पूरा एक शॉर्ट बनाया है इस चैनल पे, तो आप वो जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने शिंजो एबे के रिलेटेड और फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे, जापान, या आपसे पूछा जा सकता है जापान की किस एक्स पीएम की हत्या कर दी गई, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, वो है शिंजो एबे। ओके, स्टैच्यू ऑफ पीस हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्टैच्यू ऑफ पीस अनवेल किया है। ये स्टैच्यू है स्वामी रामानुजाचार्य जी का। इट इज इन द ऑनर ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और साथ में एक वैदिक फिलोसफर थे। वो जाने जाते हैं भक्ति मूवमेंट को वापस से इंडिया में रिवाइव करने के लिए। तो जो भी उनकी प्रीचिंग्स थी, जो भी उनकी शिक्षा थी, वो उससे काफी सारे बड़े बड़े पोएट्स इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि मीराबाई, रामदास जी, कबीरदास जी, ठीक है। तो वही स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू है जिसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ पीस। तो आपसे पूछा जा सकता है कहां पे अनवेल हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी श्रीनगर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू ट्रेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताए। तो ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है तो उनकी ट्रेनिंग कराई जा सके, उनके में स्किल डेवलप की जा सके। तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए मिशन कुशलकर्मी, ऑप्शन बी मिशन श्रमिक विकास, ऑप्शन सी मिशन मजदूर विकास, या ऑप्शन डी मिशन श्रमिक प्रशिक्षण। तो ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, पर आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए, वो है ऑप्शन ए मिशन कुशलकर्मी। तो ये
एक प्रोग्राम है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अंडर दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो वहां के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सकेगी, जिससे कि उनके में थोड़ी स्किल डेवलप हो सके और उनके जो भी मंथली वेजेस है वो बढ़ सके। तो इसमें गवर्नमेंट का एम है टू ट्रेन एटलीस्ट 2 लाख वर्कर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो आपसे एम भी पूछा जा सकता है, टू ट्रेन हाउ मेनी वर्कर्स इन अ ईयर, तो 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, इस तरह से भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो आपको इस मिशन का एम भी पता होना चाहिए। सो मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू ट्रेन 2 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन अ ईयर, जिससे उनमें स्किल एक्सपर्टीज डेवलप हो सके और उनकी मंथली इनकम यानी मासिक आय बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द न्यू एयरलाइन दैट विल स्टार्ट इट्स कमर्शियल ऑपरेशन बाय द एंड ऑफ जुलाई 22। उस नई एयरलाइन का नाम बताइए जो जुलाई 22 के अंत तक अपना वाणिज्य संचालन शुरू करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गगन एयरवेज, ऑप्शन बी आकाशा एयर, ऑप्शन सी वायु एयरवेज या ऑप्शन डी एयर स्काईलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आकाशा एयर। इसको फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया है, तो जुलाई 22 के एंड तक ये अपना कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगी। अभी करेंटली इन्होंने 2 एयरक्राफ्ट अपने अंडर में लिए हैं और इसको कौन बैक कर रही है, तो अपने इंडिया के जो बिलियनर है राकेश झुनझुनवाला, वो इसकी बैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आकाशा एयर आप नाम भी याद रखिए, और कौन इसमें फंड्स दिया है, किसने बैकिंग करी है, तो राकेश झुनझुनवाला जी ने। नेक्स्ट, नेम द ओपेक सेक्रेटरी जनरल हु पास्ड अवे रिसेंटली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक महासचिव का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद बारकिंदो, ऑप्शन बी हैतम अल गाइस, ऑप्शन सी जेंस स्टोल्टेनबर्ग या ऑप्शन डी एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बारकिंदो। तो ये ओपेक के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका टर्म खत्म होने वाला था, तो अब जो नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे वो हैं हैतम अल गाइस। ठीक है, अभी ये सी जो मैंने ऑप्शन दिया है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ये एक्चुअली नाटो के हैं हेड, और एंटोनियो ग्यूटेरेस ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ओपेक क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो भी मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, उनका ये एक समूह है, ये ग्रुप है। तो जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी ऑयल सप्लाई है और जो इसके मार्केट प्राइस है उसको ये रेगुलेशन का काम करती है, जिससे कि ऑयल प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, जिससे कि जो भी प्रोड्यूसर कंपनीज है और जो कि परचेजिंग कंपनीज है उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये कुछ 13 नेशंस का ग्रुप है जो कि मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है। तो उसके सेक्रेटरी जनरल थे मोहम्मद बारकिंदो, उनका निधन हो गया है, और अब जो नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो है कुवैत के हैतम अल गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई हैज पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूट फॉर मास्टर्स डिग्री इन डिजिटल पेमेंट्स। एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान में मास्टर डिग्री के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी IIM ट्रिची, ऑप्शन सी सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या ऑप्शन डी जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये क्या होगा, ये इस तरीके का लर्निंग प्रोग्राम ये चालू करने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में वो ऐसे लोग लीडर्स बना सके, जिससे कि जो देश में जो डिजिटल पेमेंट्स का यूजर बेस है जो बढ़ रहा है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, साथ में इसमें और नए इनोवेशंस लाए जा सके इस फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, सो इट इज लॉन्च्ड अंडर एनपीसीआई लर्न व्हाइल यू अर्न हायर एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो इसमें एनपीसीआई के एम्प्लॉयज हैं उनको इस इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो लर्न व्हाइल यू अर्न यानी आप काम करते करते सीखते रहे, तो ये प्रोग्राम इसका चलता है लर्न व्हाइल यू अर्न। इसी के अंडर में इन्होंने टाई अप किया है जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट के साथ। Elon Musk has terminated a deal to buy which digital social platform? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Elon Musk ने किस डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए एक सौदे को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी ट्विटर या ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी ट्विटर। तो पहले बात हुई थी कि Elon Musk ट्विटर को खरीदने वाले हैं और $44 बिलियन की ये डील थी, बट क्योंकि ट्विटर
से जब मांगा गया कि जितने भी उसके फेक अकाउंट्स है, बोट्स वाले फेक अकाउंट्स है, उसकी जानकारी प्रोवाइड करे, उसको इंफॉर्मेशन दे, तो वो इसको नहीं डिस्क्लोज कर पाया। इसलिए एलॉन मस्क ने ये डील टर्मिनेट कर दी है। और अब ये है कि ट्विटर भी अब ये सोच रहा है इस पे लीगल एक्शन लेगा, इनको सू करेगा एलॉन मस्क जी को, इस तरीके से डील को बीच में खत्म कर देने के लिए। ठीक है, अगर आपको न्यूज पसंद आ रही है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट 36 नेशनल गेम्स? 36 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी पंजाब। तो 36 नेशनल गेम्स कौन से स्टेट में होने वाले हैं फ्रेंड्स? गुजरात में। और ये 7 सालों बाद हो रहे हैं। लास्ट ईयर 2015 में हुए थे, अब ये जाके गुजरात में होंगे 36 नेशनल गेम्स। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट कहाँ हेड हुए थे वो भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो मैंने लिख दिया है लास्टली इट वाज हेड इन 2015 इन केरला। ओके, नेक्स्ट, हु हैज वन विंबलडन 22 मेन सिंगल टाइटल? स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। विंबलडन 22 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ई राफेल नडाल, ऑप्शन बी रॉजर फेडरर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक या ऑप्शन डी एंडी मुरे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो उन्होंने विंबलडन का टाइटल जीत लिया है। और किसको हरा के जीता है पूछा जा सकता है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया के निक काइरगियोस को हरा के नोवाक जोकोविक ने ये ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। और जो विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल था वो किसने जीता है? वो एलिना रेबाकिना ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 11th जुलाई? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस, ऑप्शन सी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस या ऑप्शन डी इंटरनेशनल योगा डे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये डेज और उनसे रिलेटेड थीम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 11 जुलाई को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो जो भी ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए दिन बनाया जाता है। साथ में जो बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन उसको इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये थीम क्या रखा है इस साल का? वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन जनसंख्या हो गई है। ठीक है, तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, विच इज इंडिया फर्स्ट कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन फॉर लियोन सेल्स? तो लियोन सेल्स के लिए BIS प्रमाणन पत्र करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? यानी ब्यूरो ऑफ सर्टिफिकेशन जो मिलता है उसके लिए किसको मिला है? लियोन जो सेल्स होते हैं मैन्युफैक्चर किए जा सके। तो ऑप्शन है इसमें पहला लियोन इंडिया, बी गोडी इंडिया, सी भारत पावर या डी नेक्सलॉन एनर्जी सिस्टम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गोडी इंडिया। ठीक है, तो गोडी इंडिया को BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, तो वो 2024 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करेगी, अपना लियोन सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब सेटअप करेगी। तो गोडी इंडिया का फाउंडर एंड CEO कौन है? महेश गोडी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन? नेशनल एम्बलम रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप सारी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए विजय स्तंभ, ऑप्शन बी अशोकास पिलर सारनाथ, ऑप्शन सी कोणार्क सन टेम्पल या ऑप्शन डी गोल गुंबज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अशोकास पिलर सारनाथ। तो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके ऊपर इसको कास्ट किया गया है अपने नेशनल एम्बलम को। ये जो अपना स्टेट एम्बलम है अशोकास पिलर जो नियर वाराणसी है सारनाथ, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, ब्रॉन्ज का एक स्टैच्यू बना है जो वे कर रहा है अराउंड 9500 kg और इसकी हाइट है 6.5 मीटर हाइट। तो ये कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर व्यासा बैंक? करूर व्यास बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मीना हेमचंद्र, ऑप्शन बी तपन रे, ऑप्शन सी एस कृष्णन या ऑप्शन डी अतानु कुमार दास।
बैंकिंग रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीना हेमचंद्र। आपने इसका नाम पहले सुना होगा क्योंकि ये पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द 94 years old athlete who bagged gold at World Master एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। WMA चैंपियनशिप 22 के स्वर्ण पदक जीतने वाले 94 वर्षीय एथलीट का नाम बताइए। ऑप्शन ए है सुहानी देवी, ऑप्शन बी रूहानी लता, ऑप्शन सी भगवानी देवी, ऑप्शन डी पुष्पा देवी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी भगवानी देवी। आप देख सकते हो कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो एज बार नहीं है, ठीक है, उम्र बीच में नहीं आती है, बस आपके में चाहत होनी चाहिए किसी चीज को करने की। वो भगवानी देवी जी ने साबित कर दिया। उन्होंने 94 इयर्स के वर्ष में स्वर्ण पदक जीता है। ये WMA चैंपियनशिप होती है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जिसमें 35 इयर्स एंड अबव एथलीट्स पार्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ये इसमें दौड़ में, और साथ में शॉटपुट का जो इवेंट था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो WMA चैंपियनशिप ये हेड हुई थी फिनलैंड में जिसमें भगवानी देवी जी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च मेटावर्स बेस्ड वर्चुअल लॉन्च यूनिवर्स। ये बैंकिंग रिलेटेड न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मेटावर्स आधारित वर्चुअल लॉन्च यूनिवर्स लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मेटावर्स यूनिवर्स ये क्या चीज है? अभी आप जैसे ये ऑगमेंटेड रियलिटी जिसकी बात की जा रही है ये उस पे बेस्ड है। तो इसमें जो भी कस्टमर्स हैं वो बैंक की जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकेगी। वो हेड गियर आता है, उसको आप लगाकर आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप बैंकिंग के ही प्रीमाइसेस में घूम रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आने वाले समय में बैंकिंग इस तरीके से बदलने वाली है, मेटावर्स का जमाना आने वाला है। तो ये किसने लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और किसके साथ पार्टनरशिप किया है इसके लिए? उन्होंने टेक महिंद्रा के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल लॉन्च इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद टेक महिंद्रा। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस आप सभी जानते हैं क्या से क्या हो चुकी है। वहां पे आपको पता है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इकोनॉमी पूरी बैठ गई है। ठीक है, 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो के गेहूं चावल दूध ये सब इतना महंगा हो गया है। वहां पे पूरी जनता सड़क पर निकल आई है, प्रोटेस्ट कर रही है। मैंने श्रीलंका की क्राइसिस क्यों हुई है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, सिविल वॉर, मतलब पूरा एकदम शुरू से ये वीडियो बनाया है श्रीलंका क्राइसिस रिलेटेड, हमारे चैनल पे है। आप प्लीज वो जरूर देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में आपको नॉलेज मिलेगी कि श्रीलंका की इकोनॉमी अभी तो कैसी है और पहले क्या था और किस तरीके से धीरे धीरे उसकी हालत डिटेरियोरेट होकर इस हालत में आई है। तो श्रीलंका क्राइसिस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप प्लीज जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? तो इसमें ऑप्शन है गोताबाया राजपक्षा, ऑप्शन बी महिंदा राजपक्षा, ऑप्शन सी रनिल विक्रमसिंघे या ऑप्शन डी महिंदा यापा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रनिल विक्रमसिंघे। उनको एक्चुअली श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था क्योंकि पहले महिंदा राजपक्षा थे तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट के चलते उन्हें अपना सेट डाउन करना पड़ा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब जो जनता थी, गुस्साई जनता प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई, तो गोताबाया राजपक्षा जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो मालदीव्स उड़ के चले गए। और तो इसलिए जो वहां के ये प्राइम मिनिस्टर थे रनिल विक्रमसिंघे, अब उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। आने वाले समय में श्रीलंका की हालत और क्या होने वाली है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। What is the rank of India in Global Gender Gap Index 22? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 22 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 115 या ऑप्शन डी 105। इस टाइप की जो रिपोर्ट्स रिलीज होती है और इंडिया की रैंकिंग्स उसमें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि किसने रिलीज करी और साथ में क्या रैंकिंग्स है इंडिया की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 135।
तो कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है रैंकिंग में, पहले 140 थी लास्ट ईयर, अब 135 हो गई है। इसको कौन रिलीज करता है? इस रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। साथ में इसमें टॉप किसने किया है वो भी पूछा जाता है, तो आइसलैंड हैज टॉप द इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये 3 चीजों पे बेस्ड रहता है। पहला, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही है विमेन को, दूसरा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और तीसरा वो पॉलिटिकली कितना हिस्सा ले रही है चीजों में। ठीक है, तो इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इन पे ये बेस्ड होता है इंडेक्स। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय UIDAI टू परफॉर्म आधार फेस ऑथेंटिकेशन। आधार चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। ऑप्शन ए आधार फेस RD, ऑप्शन बी आधार डिटेक्ट, ऑप्शन सी फेस वैलिड, या ऑप्शन डी आइडेंटिटी डिटेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए आधार फेस RD। तो ये मोबाइल ऐप है जो UIDAI ने लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, फेशियल जो रिकॉग्निशन है, वो UIDAI के डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो जिससे जो इनके और भी जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे डिजी लॉकर्स, कोविन और जीवन प्रमाण, ये सब जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स है, तो इसके थ्रू ही अब आपकी आइडेंटिफिकेशन उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इज रिपोर्टेड इन विच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में सामने आया है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरला। केरल में 14 जुलाई को पहला केस मिला है। ये व्यक्ति UAE से आया था केरल में, तो वहां पर ऐसा माना जा रहा है जो वहां पर इससे संक्रमित था मंकी पॉक्स से, उसके कांटेक्ट में ये आए था। मंकी पॉक्स इंडिया में ये पहला मामला है जो सामने आया है। बहुत सी कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैल गया है, जिसके चलते वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसको एक पेंडेमिक, जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था वैसे ही मंकी पॉक्स को भी एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। इसमें मंकी पॉक्स के सिम्टम्स होते हैं, इसमें लोगों को फीवर आ जाता है, खासकर आप देखोगे तो पूरे ही हाथ में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इचिंग होती है, रैशनेस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला केस इंडिया में दर्ज हुआ है, कहाँ पे? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज 15th जुलाई ऑब्जर्व्ड एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 15 जुलाई अगेन ये डेज एंड इवेंट्स पे बेस्ड है, तो इसमें पूछा जाता है, इसकी थीम भी पूछी जाती है। 15 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड ओशन डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाटर डे, या ऑप्शन डी वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है यानी विश्व पर्यावरण दिवस, वो हम लोग मनाते हैं 5 जून को। वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस, ये मनाया जाता है 8 जून को। वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कि जो भी देश के युवा है उनमें जो स्किल डेवलप हो सके, उसको प्रमोट किया जा सके, जिससे उनके लिए और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, रोजगार के अवसर, और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, इस साल का थीम पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम फॉर 22 इज ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर इसका थीम है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे खत्म होता है आज का सेशन 1 to 15 जुलाई। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस लिए थे जिनको एग्जाम में आने की संभावना है। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। बट प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोस बनाते रहिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।